तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे अध्याय पर। अब यहाँ से हमारा जो पार्ट है वो एक्चुअल में शुरू होता है, ठीक है। अब जो ये नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? वो हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई थी, ठीक है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, मैं इधर आपको एक टाइमलाइन बना के दिखा देती हूँ कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले होगा मेरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन, जब एक फ्रांस कंट्री आजाद हो गया, उन्होंने ये दिखा दिया कि हाँ अब हम एक राजा एक नेता वाला रूल नहीं चलने देंगे, मोनार्क को एकदम खत्म कर देंगे। तो जब लोग, और दूसरी कंट्री ने ये सोचा कि जब फ्रांस जैसी छोटी कंट्री ये कर सकती है, मोनार्क को हटा सकती है, आजाद हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो धीरे धीरे वो नेशनलिज्म की भावना किसमें आने लगी? लोगों की आने लगी। तो अब हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो, धीरे धीरे जब और कंट्रीज भी देखती कि हाँ हमें आजाद होना है, सब में ये मुनार को, नेता को, बड़ी जो पावर है उनको साइड करने वाली हिम्मत आ जाती ना, फिर क्या शुरू होते हैं? फिर लड़ाइयां शुरू होती है, रिवॉल्यूशन शुरू होते हैं, वॉर होते हैं, दंगे होते हैं। उसके बाद हमारा आता है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें अभी वॉर वगैरह चलेंगे हमारे, ठीक है। अब ये कब से कब तक चलेंगे? 1830 से 1848 तक चलेंगे। अब लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। अब लड़ाई झगड़े जब खत्म होते तो उससे आउटकम भी तो निकल के आता है, कौन जीता कौन हारा, लड़ाई के बाद क्या हुआ। तो जब ये लड़ाइयां खत्म हुई, इसके बाद जर्मनी और इटली निकल कर आए, जर्मनी एंड इटली, ये दो कंट्री बन गई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारा? नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ठीक है। इसके बाद जर्मनी इटली के बनने के बाद नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। तो आपको टाइमलाइन सबसे पहले अपने दिमाग में बिठानी है। सबसे पहले हमने फेडरिक उनके बारे में बात किया था, उनकी पेंटिंग के बारे में हमने कुछ चीजें देखी। सबसे पहले तो जो वो लेडी थी, औरत थी, उनका क्या डिपिक्शन था। फिर उनके हाथ में एक टॉर्च थी, वो क्या बता रही थी, है ना, कि लोग अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। फिर उनके हाथ में एक किताब थी, किताब में लोगों के राइट्स के बारे में लिखा था, लॉस के बारे में लिखा था, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका पहले ही स्वतंत्र हो चुका था, फिर धीरे धीरे फ्रांस, उसके पीछे जर्मनी, इटली, वो धीरे धीरे जा रहा था। ऊपर जो एंजल वगैरह बने हुए थे वो बेसिकली आशीर्वाद दे रहे थे लोगों को, ठीक है। तो एक तरह से वो भाईचारे की चित्र थी। ठीक है। वो किसने बनाई थी? एक फ्रांसीसी कलाकार ने बनाई थी। अब यहां से मेरा पार्ट शुरू होता है। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, उसके बाद लोग और कंट्रीज में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई, उसके बाद रिवॉल्यूशन हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ, जब लोग सोचते हैं कुछ अलग करने का तो लड़ाई झगड़ा होता है। अब लड़ाई झगड़े के बाद कुछ रिजल्ट भी आता है। रिजल्ट क्या हुआ? उससे हमारा जर्मनी और इटली जैसा देश बनकर है। उसके बाद हम आखिर में पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में। अच्छा, तो आप जब अपना ये पार्ट खोलकर देखोगे ना, आपको कुछ नहीं, आपको बताएगा कि हाँ फ्रांस आजाद हो गया, आजाद होने के बाद ऐसा ऐसा हुआ, लोगों को राइट्स मिल गए, जो प्रिविलेज लोग थे जिनको बहुत ज्यादा पावर दी जाती थी वो खत्म हो गई। आपको स्टार्टिंग की लाइन में ये लिखा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 9 चैप्टर पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि कैसे ये सब हुआ। ऐसा एक, ठीक है, मैं आपको क्या करूंगी, एक ब्रीफ दे दूंगी कि कैसे आजादी हुई। ऑल ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, लेकिन आपको सब कुछ याद आ जाएगा जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। अब क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ना मैं दो तरीके से आपको बताऊंगी। इधर देखो, आपको दो, अगर आप इस तरह से मतलब पॉइंट बना बना के याद करते हो ना, ये पॉइंटर से, तो आपके दिमाग में चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती है। सबसे पहले मैं बताऊंगी 1789 से पहले की बात, ठीक है। मतलब ये जो साल था इससे पहले की बात बताऊंगी, और पोस्ट मतलब 1789 के बाद क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसको मैं 4 भागों में डिवाइड करूंगी। मतलब कि जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ, एक मैंने टाइमलाइन दे दी, एक तो आपको नंबर दे दिए 1789, ठीक है। 1789 से पहला क्या हुआ, इधर अच्छे से डेट लिख देती हूँ, 14 जुलाई। और 14 जुलाई 1789 के बाद क्या हुआ, 89 के बाद क्या हुआ, इनका ना 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, संविधान बन गया था, जैसे हमारा संविधान बन गया था, है ना। तो वैसे ही फ्रांस का संविधान बना था 1791 में। संविधान बनने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। संविधान बी, वो जो एक नेता एक राजा वाली चीज थी वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। उसके बाद क्या आई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है, राजा होता है देश में, उस कंट्री में राजा तो होता है, लेकिन वो लोगों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसा लोग बोलेंगे कि हाँ आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो वैसा करता है। फिर क्या हुआ, इसमें भी क्या हुआ, ये चीज भी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी खत्म हो गई और रिपब्लिक हो गया देश। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड, मतलब लोगों ने मिलकर एक सरकार को इलेक्ट करा है, चुना है, और फिर वो देश को चला रही है।
ठीक है, कौन पहले मोनार्क हट गई, मोनार्क से फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क आई, उसके बाद रिपब्लिक आया, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि विमेन का, लेडीज वगैरह का क्या रोल था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, हम देख लेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि ये रिवॉल्यूशन हुआ क्यों था। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन हुआ क्यों था मैं आपको बताती हूँ। ये बात है, एक सेकेंड मैं यहाँ लिख देती हूँ। 14 जुलाई 1789 की बात कर रही हूँ मैं। किस दिन की बात कर रही हूँ? 14 जुलाई, 14 जुलाई 1789। क्या हुआ था, 7,000 लोग ना किंग के पैलेस के सामने आकर खड़े हुए थे। किंग कौन था हमारा? उस टाइम किंग कौन था मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पैलेस के सामने आकर खड़े हो गए थे। ठीक है, किंग के पैलेस के सामने। किंग कौन था हमारा? लुइस 16 था। याद है ना आपको, लुइस 16 उस टाइम का क्या था? राजा था। अब आपको ये पता होना चाहिए 16 क्यों होता है, मतलब 16वीं जनरेशन, मतलब कोई एक राजा था लुइस, वो सबसे पहला राजा था, फिर उसका बेटा राजा बना तो उसको लुइस टू बोलते, फिर बेटा बेटा, तो ये एक जनरेशन चल रही है। क्या हुआ था, 7,000 लोग किंग के पैलेस के सामने आकर खड़े हो गए थे, और वहां का एक जेल था, जेल का नाम था क्या था? बसाइल नाम की जेल थी, उसको ना उन लोगों ने तोड़ दिया था। अब जेल में क्या होता है, क्रिमिनल कैदी होते हैं, ये सब बाहर निकले, इन्होंने हथियार वगैरह उठा लिए और ये पैलेस की तरफ चल गए। अब उस पैलेस का नाम क्या था? पैलेस ऑफ वर्सैलिस। ठीक है, उसका नाम क्या था? पैलेस ऑफ वर्सैलिस के सामने जाकर खड़े हो गए। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लोग इसके पैलेस के सामने जाकर क्यों खड़े हुए। बात है 1774 की, यहाँ देखो 1774 में क्या हुआ था। अब देखो, कोई भी कंट्री चलानी होती है, देश चलानी होते हैं, तो क्या होता है, पैसा लगता है। तो क्या हुआ, फ्रांस के पास ना वो पैसा खत्म होने लग गया। ठीक है, उसके पास जो फंड्स थे, जो पैसे थे ना, वो खत्म होने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे किसमें खत्म कर दिए थे? वॉर में। सबसे पहले उन्होंने किसमें खत्म किए थे? वॉर में। फ्रांस को लड़ाई झगड़ा करना बहुत पसंद था। दूसरा, अब अगर अगर आप इतने बड़े महल में रहते हो तो महल के भी तो खर्चे होते हैं, है ना? तो दूसरे उनके महल के खर्चे होने लगे। तीसरा, अब क्या था, पहले ना अमेरिका और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई चल रही थी। अमेरिका आजाद हुआ था 17वीं सेंचुरी में, तो तब ना अमेरिका जो था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। हम भी ब्रिटिश के कंट्रोल में थे और अमेरिका भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो क्या हुआ, फ्रांस ने ना अमेरिका की हेल्प करी थी, मतलब वॉर वॉर वगैरह लड़ने में, ब्रिटिशर से आजादी दिलवाने के लिए। अब कोई कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करती है तो क्या चाहिए होते हैं? पैसे। तो जब ये अमेरिका की हेल्प करी थी ब्रिटिशर से, उसको बचाने के लिए, तो यहाँ पे उनका पैसा चला गया। ठीक है, फिर अब जैसे कोई भी कंट्री वो लोन वगैरह लेती है ना, हम भी लोन वगैरह लेते हैं, उस पे हमें ब्याज देना होता है। ठीक है, उन्होंने लोन लिया, फिर उस पे इंटरेस्ट देने लगे। तो ये कुछ ऐसे 4 इंपॉर्टेंट रीजन थे जिनकी वजह से उनकी कंट्री के क्या होने लगे, पैसे कम होने लगे। अब क्या करती है कोई कंट्री, जब उसके पैसे कम होने लगते हैं वो लोगों से पैसा खींचती है। अब जैसे आपने देखा होगा, कोविड के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट के काफी सारे पैसे खत्म होने लगे थे, तो उन्हें क्या किया, टैक्स कम नहीं किया, टैक्स बढ़ा दिया। अभी आप देख रहे होगे ऑयल पे भी टैक्सेस चल रहे हैं कितने ज्यादा, तेल वगैरह पे। तो उन्होंने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए, लोगों से वसूलेंगे। अब क्या होता था, टैक्सेस की बात जानने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए, एक सेकेंड, ये सब अभी आप छोड़ो, अभी जो मैं बता रही हूँ वो देखो। अब वहां पे क्या होता था, अब टैक्स इंपोज करना शुरू किया। अब टैक्स कैसे इंपोज किया वो भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वहां की सोसाइटी। सोसाइटी मतलब किस टाइप के लोग रहते थे। सबसे पहले तो 3 तरीके से वो डिवाइडेड थे। पहले में रहते थे चर्च वाले लोग, मतलब जो चर्च में प्रीस्ट वगैरह होते हैं ना, एक तो वो, ठीक है, जिन्हें हम अपने यहाँ पे पंडित बोलते, तो वहां पे चर्च पे प्रीस्ट होते थे। दूसरे जो राजा वगैरह होते थे, किंग, और किंग में जो मिनिस्टर वगैरह होते थे, दूसरे वो लोग होते थे। तीसरे हमारे कॉमन मैन, हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, कॉमन मैन होते थे। अब इन लोगों को बताऊं, ये नाम याद रखना है, इन लोगों को हम बोलते थे क्लर्जी। ठीक है, किंग वगैरह को बोलते थे नोबेलिटीज। ठीक है, ये थोड़े अमीर लोग, और कॉमन मैन को कॉमन लोग, कॉमन मैन। अब इसको हम बोलते थे फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। ठीक है, 3 तरीके के में डिवाइडेड थे। तो क्या होता था, जब भी टैक्स बढ़ाना होता था ना, तो एक मीटिंग बुलाई जाती थी। अब मीटिंग में चर्च वाले लोग भी आते थे, किंग वाले और कॉमन मैन वाले भी। अब क्या होता था, 300 तो चर्च वाले लोग आते थे, 300 राजा वाले मिनिस्टर वगैरह लोग थे, और 600 जो थे वो हमारे कॉमन मैन आते थे एक मीटिंग में। अब मीटिंग में क्या होता था, वहां पे पहले क्या सिस्टम होता था, इनका 1 वोट होता था, 300 लोगों का मिला के 1 वोट देंगे ये राजा वाजा मिला के 1 वोट देंगे। और ये कॉमन मैन का भी क्या होता था, 1 वोट होता था। मतलब कि इधर देखो, 1 एस्टेट बराबर 1 वोट। ठीक है, अब क्या होता था, ये दोनों तो अमीर क्लास के लोग थे, चर्च वाले प्रीस्ट और किंग, ये दोनों क्या थे, अमीर लोग थे। अब अमीर लोगों को तो क्या होता है, इनका तो कुछ जाता नहीं है, पैसे तो ये कॉमन लोग से वसूलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब कॉमन मैन के मन में ये आया कि ये तो कोई बिल्कुल भी सही सिस्टम नहीं है, है ना? सही सिस्टम कैसे, अब तुम
600 लोग हैं और तुम उनका एक वोट कंसिडर कर रहे हो, तो ये तो काफी अनफेयर हो गया, है ना। और 300 लोगों का एक वोट, 300 लोगों का एक वोट, तो ये क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। इन्होंने बोला कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हर बार तुम टैक्स इंक्रीज कर देते हो, ऐसा होना चाहिए कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, 1 मेंबर या 1 मेंबर 1 वोट, और इसमें हमारी क्या होती है, पार्शियलिटी नहीं होती। अब किंग ने क्या किया, ये रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। अब लोग गुस्से में थे, जब लोग गुस्से में थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो मीटिंग छोड़ी, मीटिंग छोड़कर वो कहाँ गए, वो एक टेनिस कोर्ट में गए, ठीक है। और टेनिस कोर्ट में वो गए 17, यहाँ पे देखो 1789 को वो गए एक टेनिस कोर्ट में। वहां पे उन सारे लोगों ने, जो भी कॉमन मैन थे, उन्होंने जाके प्रण लिया कि ये जो एक नेता वाला सिस्टम है, अब हम ये हटा देंगे, हम खुद के राइट, खुद के अधिकार खुद लिखेंगे, ठीक है। इन्होंने ये तो डिसीजन लिया, पहला डिसीजन कि ये मुनार को खत्म कर देंगे, एक नेता वाला रूल, और दूसरा ये खुद के अधिकार खुद से लिखेंगे। अब जब यार ऐसे इतने सारे लोग होते तो इनके पीछे कोई ना कोई एक नेता और लीडर होता है ना, टीम लीडर होता है जो इन सबको गाइड कर रहा होता है। तो तभी एक टीम लीडर था, उसका नाम था मीराबाई, मीरा ब्यू उसका नाम था, सॉरी मीरा ब्यू, ठीक है। और एक था हमारा एबिसिस, इनके नाम बता रही हूँ मैं, आप इधर और अच्छे से इनकी मात्रा वगैरह देख लेना, मैंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। ये 2 लोग थे। अब ये तो जो था वो सेकंड एस्टेट का था, मतलब ये किंग वगैरह में ही आता था, लेकिन इसको लगता था कि ये जो भी चीजें हो रही है काफी अनफेयर सी हो रही है, तो ये साथ नहीं देता था, इसलिए ये कॉमन लोगों के साथ था, जो आम नागरिक थे। और ये भी जो था, ये भी काफी अच्छी स्पीचेस देता था, तो इन लोगों ने लोगों को बोला कि ऐसा है, अब तुम ये राजा वाजा को हटाओ और अपना संविधान खुद से लिखो, ऐसा सब कुछ करो। तो क्या हुआ, किंग वगैरह को, जो सेकंड एस्टेट के लोग थे, उनको र्यूमर मिली कि ये जो लोग है, एक सेकंड में बताती हूँ, इधर रुको मैं लिख रही हूँ। हाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे रुको मैं दिखाती हूँ। ये जो किंग वगैरह थे, मतलब ये जो हमारे सेकंड एस्टेट के लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन लोगों को, जो फार्मर्स वगैरह थे, जो कॉमन आदमी थे, इनको मारने का वो किया कि भाई इन लोगों को मार देते हैं, पॉपुलेशन कम हो जाएगी और हम फिर से राज करने लग जाएंगे। तो इन लोगों को ना ऐसी भनक लगी, क्या थी, अफवाह मिली, एक्चुअल में वो सच नहीं था, अफवाह मिली, ठीक है। इन लोगों को लगा कि ये किंग के आदमी इनको मारने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, लूट मचाना शुरू कर दिया, मतलब किंग के पैलेस में घुस के धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत सारी लूट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये लूट होना शुरू हुई तो इससे ना काफी ज्यादा इकोनॉमिक पर, उस कंट्री पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। अब जब तुम किसी राजा का सामान लूट रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस कंट्री की हालत थोड़ी डगमग कर जा रही है। क्या हो गया था उस टाइम पे ना, फूड सप्लाई, एक सेकंड में इधर लिखती हूँ। हाँ, तो क्या हुआ था, फूड सप्लाई, जो फूड था, खाना था, उसका क्या हुआ था, एकदम लिमिटेड हो गया था, खत्म ही होने लगे थे, एकदम गिरने लग गया था। दूसरा, जब फूड कम बिक रहा है तो उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लग गया था, मतलब जो चीजों के दाम थे वो बढ़ने लग गए थे। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो लोगों की इनकम थी, जो वो पैसा कमाते थे, वो इनकम क्या थी, वो तो उतनी की उतनी रही, और चीजों के दाम क्या लग गए, बढ़ने लग गए। और गवर्नमेंट ने भी क्या किया, टैक्स इंक्रीज कर दिया। इतनी सारी प्रॉब्लम, ये सब 1789 की बात बता रही हूँ मैं, अभी उससे पहले की पोस्ट बात बता रही हूँ, 1789 के बाद क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगी। तब ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। क्या हुआ, जब इतनी सारी प्रॉब्लम होने लगी ना एक कंट्री में, कि एक अब जो जो राजा था उससे हैंडल नहीं हुआ ये सब, वो अंत में क्या हुआ, परेशान हो गया, उसने बोला कि अब मैं ये हैंडल नहीं कर रहा, अब मैं गिव अप कर रहा हूँ। तो मोनार्क वहां पे सरेंडर कर देता है, क्योंकि उससे वो सिचुएशन हैंडल नहीं होती। तो वहां पे एक नेता वाला जो रूल होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। जब मोनार्क ने सरेंडर कर दिया तो वहां पे 1791 में, एक सेकंड, 1791 में हमारा क्या बनता है, संविधान बनता है वहां पे, ठीक है। अब 1791 में जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया और मोनार्क ने भी क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। हमारा मोनार्क भी क्या हो गया, एक नेता वाला रूल वो क्या हो गया, खत्म हो गया। जब ये हुआ तो 4 चीजें हुई। सबसे पहले जो प्रिविलेज दिया जाता था, जो राइट दिए जाते थे कि यार अमीर लोग है तो इनको सारी चीजों का अधिकार है, वो खत्म हुआ। दूसरा, जो आम आदमी थे सबको इक्वल राइट मिलने लगे, प्रिविलेज खत्म हो गया, जो एक्स्ट्रा चीजें दी जाती थी, सबको इक्वल राइट, इक्वालिटी आने लग गई, ठीक है, सबको बराबर के अधिकार दिए जाने लगे। उसके बाद टैक्स भी खत्म कर दिया, टैक्स जो था वो क्या कर दिया था उन्होंने, अबॉलिश कर दिया था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी डी, वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड को लोगों में बांट दिया गया था बराबर से, ठीक है, एक तरीका था उनके नापने का, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड शुरू हो गया था। अब हम किस पे, 1791 में इनको कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। अब मोनार्क से
क्या ही, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एक राजा एक नेता वाला रूल खत्म हो, उसके बाद क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इसमें क्या आता है, राजा तो रहेगा लेकिन वो लोगों के अनुसार काम करेगा। लोग जैसे बोलेंगे कि हाँ ऐसे करना है, उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनके फेवर में वो काम करेगा। ठीक है, ये सब होने लगा। उसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के हाथ में ना कुछ पावर थी, इनके हाथ में क्या पावर थी वो मैं इधर बताती हूँ। देखो, सबसे पहली थी इनकी जो पावर थी ना वो लिमिटेड कर दी गई। अब मोनार्क के पास क्या थी, खूब सारी पावर थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के पास क्या थी, लिमिटेड पावर थी। मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा अधिकार नहीं दिए गए थे, इतने से ही थे, लिमिटेड थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, मोनार्क जब थी ना तो सब कुछ जैसे हम बोलते जिसको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मतलब कि लॉ भी तुम बनाओगे, लॉ भी तुम एग्जीक्यूट करोगे, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो भी तुम सॉल्व करोगे। वो मोनार्क के हाथ में था पहले, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आई तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई पावर। ठीक है, सबसे पहले पावर लिमिटेड कर दी गई, पावर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी गई। और क्या हुआ था कि वोटिंग राइट देना शुरू हो गया था। ठीक है, वोटिंग राइट, यहाँ पे क्या मिल गए थे लोगों को, वोटिंग राइट्स। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गए थे। इलेक्शन मैंने आपको बताया ना कैसे, पहले तो राजा का बेटा राजा वाला हो गए थे, लेकिन यहाँ पे अब इलेक्शन के थ्रू लोगों को सेलेक्ट किया जाने लगा। क्या हुआ जब ये सब होने लगा ना, जो लुइस 16 था वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। ठीक है, उसने ये बोला कि यार ठीक है मैं मोनार्क तो भले ही नहीं हूं, पर उसको डर लगने लग गया कि अब यार लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर आ रही है। वो गया ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रिया के पास। ठीक है, और गया रशिया के पास। ठीक है, उसने बोला कि हेल्प कर दो, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और रशिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी देखा कि यार जब इन इस कंट्री में लोगों के पास इतनी पावर आ रही है, मोनार्क खत्म हो रहा है, तो हमारी कंट्री में भी ऐसा होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए लोगों की, है ना। तो ये दोनों कंट्री जब आपस में संगठन करने वाली थी, तो कॉमन लोग को, आम आदमी को ना ऐसी खबर मिल गई कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई उन्होंने हमला बोल दिया, मतलब एक तरह से वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो वॉर था ना, ये लुइस के बीच में या ऑस्ट्रेलिया और रशिया के बीच में नहीं था, ये था आम आदमी और मोनार्क के बीच में। एक राजा एक रूल, और एक आम आदमी के बीच में क्या था, वॉर छिड़ गया था। कंट्री के बीच में नहीं था, लोगों को लग रहा, एक तो लोगों के बीच में था और उन कंट्रीज के बीच में था जिनके राजा के हाथ में सारी पावर होती थी। अब क्या हुआ, जब इतनी सारी चीजें चल रही थी, लोगों को भनक पड़ी, तो ऑब्वियसली जब कोई भी मूवमेंट शुरू होता है तो एक ना एक लीडर पीछे खड़ा होता है। तो अब इस बार जो एक लीडर खड़ा था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। क्या नाम था उसका, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। अब इसने क्या किया, इसने ना एक जैकोबिन क्लब बनाया। ठीक है, इसने एक क्लब बनाया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। और इसमें ना सारे जो जैसे लोग नहीं होते, जो मोची होते हैं हमारे, जो काम घर वर बनाते हैं, तो ऐसे जो गरीब गरीब से लोग थे, इनका इन्होंने ग्रुप बनाया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ये ग्रुप बनाकर ये गए हमारे पैलेस ऑफ थिलिस में, मैं यहाँ लिख रही हूँ पैलेस ऑफ थिलीस में। और यहाँ पे जाकर इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, वॉर वगैरह यहाँ पे डिक्लेयर होने लग गई। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी क्या हो गई, खत्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1791 में बना, वो मैंने आपको चार तरीके से बताया था ना। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थी, फिर बाद में सॉरी मोनार्क थी, तब हमारी मोनार्क से फिर क्या हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आई। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क भी खत्म हो गई। अब हम किस पे जाएंगे, रिपब्लिक पे जाएंगे, जहां पे इलेक्शंस वगैरह प्रॉपर कंडक्ट होने लगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। जैकोबिन क्लब में ये देखो इन्होंने क्या लिखा, उनके कार्य और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी, है ना। अब क्या था, बाकी कंट्रीज ये डर लगने लगा कि क्या बोलते हैं यार, अगर फ्रांस में अगर ऐसा रिवॉल्यूशन आ गया कि मोनार्क वगैरह खत्म हो रहे, तो खतरा हमें भी है ना। तो खतरा तो था उन लोगों को भी। फिर ये सब जब खत्म हुआ, हमारी मोनार्क वगैरह खत्म हुई, तो अब हमारे जो राजा बने, राजा मतलब एक तरह से जो गद्दी जिनके हाथों में गई, वो थे हमारे मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। ठीक है, इनका जो टेन्योर था ना, जब ये राज करते थे, इसको हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। ठीक है, जब इनका राज था इनको बोला जाता है रेन ऑफ टेरर, क्योंकि ये ऐसा बंदा था, अगर ये सुन लेता था कि कोई भी बोल रहा है, अगर ये सुन लेता था किसी के मुंह से भी मुनार्क, इसको मुनार्क बिल्कुल नहीं पसंद था, एक राजा एक नेता, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता ही था, उसके अगेंस्ट था। तो अगर ये किसी को भी बोलते हुए सुन लेता था मुनार्क के फेवर में कि हाँ मुनार्क अच्छा, तो वो क्या करता था, उसको मार देता था। कैसे मार देता था, एक वहां पे एक चीज होती थी जिसको हम बोलते हैं गलिटाइल। ठीक है, मतलब कुछ वो इस तरह से दिखता है, जैसे यहाँ पे
ऐसा होता है, और यहाँ पे ना इंसान का सर धर देते हैं और इससे काट देते हैं, तो ये गलेटाइल कर देते हैं, मार देते हैं। हाँ, इससे पहले क्या हुआ था, मैंने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब गद्दी पे चढ़ा तो लुईस 16 क्या होता, उसको हैंग कर दिया था, क्योंकि वॉर डिक्लेयर कर दिया था और कॉमन आदमी जीत गए थे, और लुईस फेयर को हमने हैंग कर दिया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हमारे यहाँ राजा बन गया। इसके रूल को हम रेन ऑफ टेरर बोलते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा गुस्से वाला था, लोगों को मार वार देता था। ठीक है, अब क्या हुआ जब ये सिचुएशन हुई, जब ये आया था ना, तो देश में दो पल की खुशियां आ गई थी। मतलब वो खुशियां ना थोड़े समय की थी, लेकिन लोग काफी ज्यादा खुश होने लग गए थे उस टाइम, क्योंकि ये राजा आ गया था, इसने काफी ज्यादा अच्छे अच्छे काम करे। अब इसके टाइम पे क्या होता, ये जो फ्रेंच का लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा आने लग गई। ठीक है, क्योंकि उनकी कंट्री भी डेवलप हो रही थी, एक अच्छा राजा था इनके देश के पास। तो जैसे नेशनल एंथम है ना, राष्ट्रगान हमारे देश का, तो वहां पे भी एक राष्ट्रगान अपनाया गया, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, मार्सिली, मसैली, जो भी है। ठीक है, आप इसमें नाम देख लेना। ठीक है, ये इनका नेशनल एंथम बन गया था। उसके बाद इनका झंडा ट्राई कलर जो था, ब्लू रेड और व्हाइट में इनका जो झंडा था वो अपनाया गया। उसके बाद नेशनल एंथम तो बन ही गया था। उसके बाद कम्युनिटी इक्वल हो गई थी। कम्युनिटी मतलब पहले जो सोसाइटी राजा और वो प्रीस्ट और कॉमन मैन में बटी हुई थी, वो अब एक कम्युनिटी हो गई थी। उनके बाद न्यू लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे न्यू लैंग्वेज। अब क्या था कि बहुत सारी पहले वहां पे लैंग्वेज बोली जाती थी, सारी लैंग्वेज को, रीजनल डायलेक्ट्स को, जैसे अपने यहाँ तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, कन्नड़, काफी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहां पे क्या किया, वो सबको हटा के एक लैंग्वेज बनाई गई, वो थी हमारी फ्रेंच। ठीक है, और जैसे वेट मेजर करने का तरीका, जो वेट मेजर जिससे हम करते हैं ना, नाप तोल करते हैं, वो एक वो कर दिया कि हाँ अब इसी से ही होगा, 1 किलोमीटर का मतलब इतना होगा, 1000 मीटर। जैसे अलग अलग जगह पे वहां अलग अलग मेजर चलते थे, लेकिन इसने अपने राज्य में वो सब हटा के एक यूनिट मेजर भी सेम कर दिया था। उसके बाद आर्मी भी इनकी स्प्रेड होने लग गई, और यही सब हुआ था इसके राज में। लेकिन ये जो खुशियां थी ये दो पल की थी। क्यों? क्योंकि अब आपने पढ़ा होगा नपोलियन के बारे में, नपोलियन का नागरिकता सहा था 1804 में। अब ये जो नपोलियन था ये क्या था, ये घोड़े पे बैठ के आता था और लोगों को मारना शुरू कर देता था। ठीक है, नपोलियन के आने से फ्रांस में राजतंत्र मुनार की स्थापना का संकेत दिया। अब संकेत दिया मतलब मैं वो बता रही हूँ ना कि ये घोड़े पे चल कर आया और इसने लोगों को पागलों के जैसे मारना शुरू कर दिया, तो लोगों को लगा अब फिर से मोनार्क आने वाली, फिर से खतरा होने वाला है। दूसरी ओर नपोलियन ने फ्रांस में क्रांतिकारी आदर्शों को और मूल्यों को लाया। अब ये था कि ये पूरा ही इंसान बुरा नहीं था, ठीक है, भले मार वार रहा था, बट इस ये जब आया तो इसने कुछ चीजें अच्छी भी करी और कुछ चीजें बुरी भी। तो वो अब हम इसमें देखें। अब इसके हम कुछ गुड पॉइंट देखेंगे। इसके आने से क्या हुआ, जब ये नपोलियन आया था, ये कब आया था, अब मैं बता दी हूँ, नपोलियन आया था 1799 में। ठीक है, 1799 में ये फ्रांस में घुसा, और 1804 में इसका एक कोड आया जिसको हम बोलते हैं सिविल कोड। ठीक है, सिविल और नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। अब ये कोड में ही इसके कुछ एडवांटेजेस वगैरह हैं, इसी में ही है कि इसने क्या अच्छी चीजें करी, क्या बुरी चीजें करी। सबसे पहले इसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम्स खत्म किया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो लैंड की ओनरशिप होती है ना, जैसे क्या होता है, एक अमीर आदमी और उसके पास पूरा लैंड है, और फिर वो लोगों को उस पे काम करने दे रहा है, तो इसने ये वो लैंड ओनरशिप खत्म कर दी कि हाँ भाई तुम लोगों के पास लैंड नहीं रहेगा, उनसे लैंड छीन लिया। दूसरा, इसने क्या किया, जो सोसाइटी में डिवीजन था, मतलब गरीब अमीर और इन सब का जो डिवीजन था, जैसे लोगों को देखा जाता था कि हाँ तुम पर ज्यादा टैक्स होगा, तुम पर नहीं होगा, तो वो सारी चीजें इसने खत्म की। दूसरी, तीसरी, इसने क्या की, जो बंधुआ मजदूरी होती थी, जो लोग एक दूसरे के नीचे काम करते थे, बंधुआ मजदूरी खत्म करी। जो जो मैं पॉइंट बोलती जा रही हूँ आप लिखते जाना, ठीक है। फिर इसने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज करी वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किया। मतलब जिस तरह से हम लोगों से ट्रांसपोर्ट करते हैं, कम्युनिकेट, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब सामान जाता है तो क्या होता है, अच्छी चीजें होती हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को लेकर आया, इसने ये अच्छा काम किया। एक स्टैंडर्ड मेजर सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि हाँ एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखा, ठीक है, वो लेकर आया। और जो बर्थ राइट है, मतलब कि बर्थ राइट, अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें ये राइट मिलेगा, ठीक है, तो वो सारे राइट्स भी इसने खत्म कर दिए थे। अब ये बैड क्यों था, इसने ना हर चीज पे सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, जो ये बोलेगा वही अखबार में पब्लिश होगा। अब न्यूज़पेपर तो ऐसा सोर्स होता है ना कि लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन, सारी जो सच है वो बताई जाए, लेकिन इसने सेंसरशिप लगा दी थी। इसने बोलता जो मैं बोलूंगा वही सारी चीजें, मेरे बारे में कोई बुराई पब्लिश ना करे, न्यूज़पेपर में नहीं आना चाहिए। अब इसने क्या किया, राइट टू वोट विमेन को नहीं दिया। ये विमेन के क्या था, अगेंस्ट था, वुमेन को वोट वगैरह नहीं दी, वुमेन को अनएजुकेटेड समझता था। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, जो वुमेन थी उनको राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं दी, कि तुम किसी भी जो प्रॉपर्टी उसका तुम हिस्सा नहीं बन सकती।
ठीक है। उसके बाद जो एवरी मैन, और इसने एक और जो इंपॉर्टेंट चीज लेकर आई कि हर एक फैमिली में जो एक आदमी होगा उसको आर्मी ज्वाइन करनी होगी, वो कंपलसरी है। ठीक है, ये इनकी कुछ चीजें थी जो इसने बोली कि हाँ भाई जरूरी है, अगर लोगों का मन नहीं भी है तो भी उन्हें ज्वाइन करना है। ये सब चीजें हुई। ठीक है। अब 1815 में क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू इसने लड़ा। ठीक है, एक बैटल हुई थी जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। अब इसने किसके अगेंस्ट लड़ी थी, अब मैं इस शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ, प्रैब के अगेंस्ट लड़ी थी। ठीक है, PRAB। ठीक है, PRAB मतलब प्रैब हमारा था प्रूशिया, ये था हमारा रशिया, ये था हमारा ऑस्ट्रिया, और ये था हमारा ब्रिटेन। ठीक है। नपोलियन क्या था इसमें, हार गया। नपोलियन क्या था इसमें, हार गया। अब जब कोई कंट्री हार जाती है तो ये जो प्रैग थी इसने फ्रांस के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। ठीक है, एक फ्रांस के बीच में और प्रैग के बीच में, अब ये तो हार गया था नपोलियन, तो एक ट्रीटी साइन हुई जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई जिसमें ये जो प्रैग कंट्रीज थी इनका जो था सेटलमेंट ऑफ यूरोप, सेटलमेंट मतलब कि जर्मनी का ये वाला हिस्सा हमारे पास होगा, इटली का ये वाला, फ्रांस का ये वाला हिस्सा हमारे पास, तो ये सेटलमेंट ऑफ यूरोप होना शुरू हुआ। ठीक है। दूसरा होने लग गया साइन बाय, हाँ, ट्रिटी ऑफ वियना के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि सेटलमेंट ऑफ यूरोप हुआ जिसको साइन करा था किसने, प्राग की कंट्रीज ने। ठीक है, और रिवर्सिंग द चेंज ऑफ नपोलियन, नपोलियन ने जो चेंजेस करे थे कुछ उसने पॉजिटिव करे थे कुछ नेगेटिव, तो प्राग कंट्रीज ने क्या करना शुरू किया, रिवर्स। विमेन्स को राइट नहीं थे, विमेन्स को राइट देना शुरू किया। अब नपोलियन मोनार्क के अगेंस्ट था, बर्थ राइट के अगेंस्ट था, तो इन कंट्री ने क्या किया, जो एडवांटेजेस नपोलियन के थे और जो डिसएडवांटेजेस थे वो इन्होंने रिवर्स कर दिए। तो ये था हमारा नपोलियन वाला रूल। अब हम आगे देखेंगे कि जब इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, वो हम आगे वाले में देखेंगे पार्ट में।